नमस्कार प्रिय मित्रों, चाहे तो भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना हो या कि पॉलिटिकल साइंस विषय, राजनीति विज्ञान विषय को समझना हो, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं। यदि हमें उनका ज्ञान हो जाता है तो फिर ये दोनों चीजें बहुत ही आसान एवं मनोरंजक बन जाती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग समझेंगे, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक तो संविधान, दूसरा संविधानवाद। और यह संविधानवाद किस प्रकार से संबंधित है? कहा भी गया है, यदि हम संविधान को शरीर मानते हैं तो यह संविधानवाद उस शरीर की आत्मा है। क्यों है आत्मा, इसको हम लोग समझेंगे। और जहां भी संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, वहां पर संविधान मात्र एक ढांचे के समान है, उसमें जीवंतता नहीं है, उसमें जीवटता नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो इन चीजों को भी समझेंगे तथा संविधान और संविधानवाद में अंतर समझेंगे। यह भी जानेंगे यह संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, साथ ही क्या हमारे संविधान निर्माती सभा ने जो भारत का संविधान प्रस्तुत किया 1950, 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, क्या उस समय जो उन्होंने किताब लिख दी भारतीय संविधान की, क्या मात्र इतना ही संविधान है या कुछ और अंग है, इसके कुछ और अवयव को भी शामिल किया जाता है संविधान में, उन्हें भी देखेंगे। आप लोग प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफी अच्छी समझ हो जाएगी संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है, जो कि एक लैटिन शब्द है से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि शासन करने वाला सिद्धांत, शासन करने वाला सिद्धांत। यहां गौर करिएगा, शासन शब्द है। और भारत के संदर्भ में शासन या सरकार किसे कहा जाए, तो देखते हैं कि तीन चीजों को मिला करके भारत की सरकार या शासन बना हुआ है। नंबर 1 पे विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। यदि इन तीनों चीजों को हम सम्मिलित रूप से देखें तो वही सरकार है, वही शासन है। और विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, तथा कार्यपालिका का कार्य है जो कानून विधायिका ने निर्मित किया है उसके आधार पर न्यायगत निर्णय लेना, न्यायगत निर्णय या कानून को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है कि जो विभिन्न विवाद उत्पन्न होते हैं, चाहे वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच के विवाद हो या व्यक्ति के तथा राज्य के बीच के विवाद हो, उनके संबंध में अपने निर्णय देना। तथा जो विधायिका कानूनों का निर्माण कर रही है, क्या वह संविधान सम्मत है, इसे देखना तथा इसके आधार पर जुडिशियल रिव्यू करना। ऐसे जो कानून का निर्माण विधायिका ने किया है जो संविधान के सम्मत नहीं है, उनको नल एंड वाइड यानी अवैध घोषित करना, शून्य घोषित करना, यह कार्य होता है सरकार का। तो सरकार विभिन्न अंगों में विभाजित है। अब संविधान के संदर्भ में बात करें तो संविधान एक ऐसा विधि पत्र है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट है, या जिसे कहते हैं दस्तावेज है, जो शासन, हमने समझ लिया शासन क्या है, जो शासन के विभिन्न अंगों, शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विभिन्न अंगों की शक्तियों, हमने शक्तियों को भी समझा। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का उसे लागू करना, और न्यायपालिका का जो कानून बन रहे हैं वो संविधान सम्मत होने चाहिए, इसे देखना। उनके कार्य तथा दायित्व, इनके जो भी कार्य और दायित्व हैं के बीच जो अंतर संबंध है, यानी ये सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर पृथक्करण है, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं, अंतर संबंधित भी होते हैं एक दूसरे से, के अंतर संबंधों का उल्लेख करता है, उसे ही संविधान कहते हैं। और संविधान के साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि यह जो संविधान है यह सर्वश्रेष्ठ विधान कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ विधान। जो सर्वश्रेष्ठ विधान है वही संविधान है। और यह विधान किसके संदर्भ में है? भारत के शासन या सरकार के संबंध में है तथा भारत के नागरिकों के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत शासन या सरकार कैसे काम करेगी तथा नागरिकों को क्या मिला है, कौन से अधिकार उनके हैं इत्यादि का ब्यौरा
यानी दस्तावेज इसके अंतर्गत समाहित होता है। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधान है वह संविधान है। तथा विधान या कानून हम किसे कहते हैं? तो इस संविधान को यानी इस दस्तावेज के अंतर्गत जो बातें उल्लिखित हैं इन पर सही रूप से कार्य हो जाए, इसके लिए क्या कर होता है? विधायिका बनाती है कानून, जिसे विधान या कानून कहते हैं। और इन विधान और कानूनों को भी सही से लागू करना है तो उसके लिए हमें रूल एंड रेगुलेशन यानी नियम बनाने पड़ते हैं। तो विधान या कानून से भी नीचे की बात होती है नियम, जो इन कानूनों को लागू कराने में मदद करते हैं। तथा इन नियमों के भी नीचे उपनियम इत्यादि बनाए जाते हैं। अब यह समझते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप सभी को पता है कि व्यक्तियों से मिलकर के समाज का निर्माण होता है और समाज में व्यक्ति के अंतर संबंध होते हैं। और वे अंतर संबंध इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तथा जैसे ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आप जानते हैं हमेशा संसाधन कम होते हैं और उसकी मांग ज्यादा होती है। इसके लिए संघर्ष हो जाता है। तथा यह भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो शक्तिशाली होता है, जो बलवान होता है, वे संसाधनों पर अपने अधिकार जमाने लगता है। तो इससे सभी का लगभग नुकसान होता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ पे चलती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, इन संघर्षों के समाधान के लिए सभी व्यक्ति चाहते हैं कि एक राज्य का निर्माण हो जाए और राज्य के अंतर्गत वो एक संप्रभु सरकार बनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत राज्य के अंतर्गत यहाँ के नागरिक अपने मतदान के माध्यम से स्वतंत्रता का त्याग करता है। स्वतंत्रता और किसे प्रदान करता है? संप्रभु सरकार को मतदान के माध्यम से। इसीलिए जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को राज्य को या संप्रभु सरकार को देता है उसे ही सत्ता कहते हैं। यानी जब शक्ति में जन स्वीकारिता मिल जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। तो जो संप्रभु सरकार होती है उसके पास शक्ति होती है और वह शक्ति इस प्रकार की होती है कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता दे दी है और कहा कि ठीक आप हमारे लिए कानून बना सकते हैं, तो वह सत्ता कहलाएगी। शक्ति में जन स्वीकारिता का मिलना ही सत्ता कहलाती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तथा व्यक्तियों के और इस संप्रभु सरकार के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं यानी इनके कार्यक्षेत्र निर्धारित करना है, इसके लिए नियम एवं दस्तावेज बनाए जाते हैं, वही संविधान कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। यदि भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान मात्र उतना ही नहीं है जितना कि भारत की संविधान सभा ने बना करके 26 जनवरी 1950 को हमें दिया था। उससे भी आगे संविधान है, उसे हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि संविधान सभा या भारत के संविधान को बनाने वाले लोग किस प्रकार से एकत्र हुए थे। तो एक प्रश्न आता है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किसके अनुसार हुआ था? तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। प्रारंभ में जो ये 389 सदस्य थे, इनको इस प्रकार से चुनना था कि भारत की प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का यहां से निर्वाचन किया जाए और ब्रिटिश भारत और भारत की देसी रियासतें से मिलकर के जो देसी रियासत थे वहां से मनोनीत करना था, तथा जो ब्रिटिश भारत था वहां से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसके माध्यम से इन सदस्यों को चुन करके संविधान सभा में भेजा गया था और इनका कार्य था भारत के लिए एक अच्छा दस्तावेज बनाना जो भारत की जनता के लिए अनुकूल हो तथा भारत में शासन के लिए अनुकूल व्यवस्था बना पाए। इसकी प्रथम बैठक, खैर ये 389 सदस्यों में बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें से अलग हो गए थे तो सदस्यों की संख्या कम हो गई थी, उसको हम लोग बाद में किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, संविधान सभा के संबंधित वीडियो में। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और प्रथम बैठक में यदि प्रश्न आता है कितने सदस्य शामिल थे तो 207 सदस्य इस बैठक में शामिल हुए थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना संविधान बनकर तैयार हुआ तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, जिसमें से यदि प्रश्न आता है कितने अधिनियमों को उसमें से लागू किया गया था तो 16 अधिनियम थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में प्रावधान इत्यादि शामिल किए गए थे तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया।
अब यह बात है कि भारतीय संविधान में शामिल क्या है, तो एक तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, एक तो यह भारतीय संविधान है। तथा इसके अंतर्गत आप जानते हैं जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आवश्यकताएं बदलती हैं और उन आवश्यकताओं के अनुरूप समाज परिवर्तित होता है और उसके लिए हमें संविधान में अपने संशोधन भी करने पड़ते हैं। तो प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, जिन्हें कि हमारी विधायिका ने अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन किया। और संविधान में संशोधन के पश्चात आज ये जो हमारे अनुच्छेद हैं तो मुख्य 395 ही अनुच्छेद, लेकिन इनमें ए बी सी 1 2 3 इत्यादि जोड़ करके लगभग 475 के ऊपर अनुच्छेद आज हमारे पास हो गए हैं। तो 475 तथा ये 8 अनुसूचियां आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं तथा जो ये 22 भाग थे आज ये 25 भाग हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो संविधान में संशोधन हुए हैं वह भी संविधान का भाग है तथा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिए हैं, कुछ जजमेंट दिए हैं। जैसे केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया तो उसे भी संविधान के अंतर्गत ही माना जाएगा। तथा विभिन्न विधिवेत्ताओं ने कुछ टीकाएं लिखी हैं संविधान के लिए जिससे संविधान को आसानी से समझा जा सके, तो वे विधि टीकाएं भी संविधान का ही अंग है। और इसके साथ साथ कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ संविधान के अविषमय होते हैं, वह भी संविधान के ही भाग माने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं संविधानवाद क्या है। हम लोगों ने संविधान को देख लिया, अब जानते हैं संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद के संदर्भ में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो संविधान में लिखी गई बातें हैं यदि उनका व्यवहारिक रूप से भी पालन करा लिया जाए, यानी रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था यदि हो जाती है तो उसे हम संविधानवाद कहते हैं। जैसा संविधान में लिखा उसके अनुरूप हमने शासन किया, रूल ऑफ लॉ। तो जैसा भी संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उनका व्यवहारिक रूप से पालन करना ही संविधानवाद कहलाता है। और यह संविधानवाद दोनों पर नियंत्रण स्थापित करता है, दोनों की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है, व्यक्ति की भी तथा राज्य की भी। व्यक्ति और राज्य दोनों की शक्तियों पर नियंत्रण करता है। यदि व्यक्ति और राज्य को पूरी तरह स्वतंत्रता से छोड़ दिया जाए तो रूल ऑफ लॉ का पालन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा उसमें डिक्टेटरशिप इत्यादि आ जाएगी और वह फिर अपने अनुसार शासन करना शुरू कर देगा। इससे संविधान खतरे में आ जाएगा। और इसके लिए संविधानवाद के द्वारा नियंत्रण और उनकी शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था भी बड़े अच्छे स्तर पर की गई है, उसे भी देखते हैं। एक विद्वान हुए केसी ह्वेरे, उन्होंने बताया कि संविधान सरकार के अधिकार, शक्ति तथा कर्तव्य जो होते हैं आदि का उल्लेख करता है। यानी संविधान में जो सरकार के अधिकार होते हैं, शक्तियां होती हैं तथा कर्तव्य होते हैं उनका उल्लेख करता है। तो सरकार कौन सी, हमने वही 3 बातें बताई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके अधिकार क्या हैं, इनके कर्तव्य क्या हैं तथा इनकी शक्तियां क्या हैं, इनका उल्लेख संविधान के माध्यम से किया जाता है। जबकि संविधानवाद जो ये शक्तियां इनको प्राप्त हैं इनको सीमित करने के लिए तथा उसे उत्तरदायी बनाने के लिए व्यवहारिक पुष्टि करता है। तो यह संविधानवाद कहलाता है। यानी जो ये शक्तियां इनको प्राप्त हैं उनको कुछ हद तक सीमित किया जाए, क्योंकि उसमें निरंकुशता ना आ जाए, तानाशाही प्रवृत्ति ना आ जाए, डिक्टेटरशिप ना आ जाए, तो उसे तथा वो अपने कार्य को सही ढंग से करें, उसे उत्तरदायी बनाने का भी प्रयास करता है। ऐसा केसी ह्वेरे ने कहा। अब संविधानवाद किस तरीके से व्यक्ति और राज्य दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, तो वो 2 तरीके होते हैं। पहला एक राजनैतिक तरीका होता है, दूसरा न्यायिक तरीका होता है। राजनैतिक तरीके के माध्यम से आप लोगों को पता है एक शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है भारत के संदर्भ में, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का सेपरेशन ऑफ पावर है। इनके कार्य अलग अलग हैं और कार्य अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यदि किसी भी एक संस्था को सारे कार्य दे दिया जाए, चाहे वह कानून बनाए और कानून को लागू भी करे तथा कानून सही है या गलत इसका निर्णय भी दे, तो फिर वह संस्था स्वच्छंद हो सकती है, वह निरंकुश हो सकती है। इसलिए भारत के संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, जिससे कोई भी संस्था
स्वच्छंदता ना प्राप्त करने पाए, तथा व्यक्तियों के संदर्भ में मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है। यानी आपको मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के साथ प्राप्त हैं। यदि आप उनसे ऊपर जाकर के उस अधिकार को प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर वो आपको नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसी प्रकार से न्यायिक के स्तर पर देखें तो अपने यहां सुप्रीम कोर्ट जो भी व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसकी व्याख्या करता है, और व्याख्या वह संविधान के सम्मत करता है, यानी संविधान के आधार पर उस कानून की व्याख्या करता है। यदि संविधान के अनुसार वह कानून बना है तब तो न्यायपालिका उसे कहती है ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बना है तो उसे वह नल या वाइड या अवैध या शून्य घोषित कर देती है, यानी उस कानून का फिर महत्व नहीं रह जाता है। तथा न्यायपालिका भी अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, न्यायपालिका भी केवल संविधान सम्मत ही अपने निर्णय दे सकती है, यानी यह भी पूर्ण रूप से स्वच्छंद या पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार से भारत में संविधान तथा संविधानवाद दोनों पाया जाता है। संविधान की आत्मा संविधानवाद है, क्योंकि जैसा संविधान में लिखा है वैसा यदि शासन किया जा रहा है, यानी रूल ऑफ लॉ के आधार पर शासन किया जा रहा है, तो वहां संविधानवाद कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इसे देख लिया। आप लोगों के कोई सुझाव हैं, कोई टिप्पणियां हो तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों को किस नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ना है उसे भी बताएं। प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम लोग आने वाली अन्य अवधारणाओं को भी समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।